हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 4 दिसंबर 2024 के 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें से पहला है ट्रंप द्वारा ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की योजना, अगर उनके द्वारा डी डॉलराइजेशन या डॉलर की जो सत्ता है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी। ये समाचार पिछले 2-3 दिनों से कई समाचार पत्रों में घूम फिर के चर्चा में है। गंभीर मुद्दा है, जियो इकोनॉमी, जियो स्ट्रेटजी दोनों को लेकर है और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये निश्चित रूप से भारत के लिए भी है, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा भी है कि भारत जैसे देश अगर ये चाहते हैं कि वो अमेरिका का साथ चाहें और हमारे डॉलर को भी कमज़ोर करेंगे तो ये ठीक नहीं है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा है, भारत सरकार द्वारा एक कमेटी की स्थापना की जा रही है जिसके तहत जिसका काम होगा हमारे जीडीपी के लिए गणना का जो आधार वर्ष 2011-12 है उसको 2022-23 से करने के लिए सुझाव बताना। ये कमेटी 2026 के अंत तक अपना रिपोर्ट दे देगी। इसके बाद सरकार इसको आधार वर्ष को चेंज करेगी। तो क्यों चेंज किया जाता है, क्या मतलब है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। तीसरा है, एक संस्था है UNCCF, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन, या मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है उसके द्वारा एक हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट अपनी उसकी 16वीं कॉप सम्मेलन जो रियाद सऊदी अरब में हो रहा है उसके एक दिन पहले प्रकाशित की गई, जिसमें यह बताया गया है कि दुनिया में भूमि क्षरण एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर रहा है और इससे मानवता को जीवित रखने की जो पृथ्वी की क्षमता है वो दुष्प्रभावित हो रहा है, और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर इसे बदला नहीं जा सकता। यानी इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा कि फिर ये पृथ्वी के लिए या पर्यावरण के लिए, नेचर के लिए उसे बदल पाना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए चलिए देखेंगे। इनसे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पे रहेंगे। ये PDF के फॉर्म में भी हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगा, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप हैं और ये ब्रिक्स के जो है झंडे हैं। अभी कुछ समय पहले से ही एक बात बड़ी पैमाने पे चल रही थी, खासतौर से जब अक्टूबर में कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा था कि ब्रिक्स मुद्रा लाई जाएगी, डी डॉलराइजेशन की बात की जाएगी, और कई सारे मीडिया हाउसेस विशेषज्ञ इस पे चर्चा कर रहे थे कि ब्रिक्स देशों को अपनी एक करेंसी लानी चाहिए या डॉलर के अल्टरनेटिव करेंसी के रूप में या अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम के रूप में अपना विकल्प अपनाया जाना चाहिए। ये बात अभी ज़्यादा जोर पकड़ी है, हालांकि 2008-9 से ही ब्रिक्स देशों द्वारा ये बातें की जाती रही है। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जो है कड़ा स्टांस बताया गया है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा है कि अगर ब्रिक्स के देश, भारत सहित ब्रिक्स के देश अगर डी डॉलराइजेशन की तरफ जाते हैं या हमारे डॉलर को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेमेंट सिस्टम है उसके विकल्प के रूप में कोई मुद्रा लाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो हमारा डॉलर को कमज़ोर करता है, तो निश्चित रूप से हम उन पे 100% टैरिफ लगाएंगे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ट्रंप की ये धमकी जल्दबाजी है, क्योंकि ब्रिक्स देशों के कई सारे, खासतौर से भारत ने तो खुल के ही कह दिया है कि वो इस तरह से किसी ब्रिक्स मुद्रा पर वो चर्चा नहीं कर रही है। हालांकि घरेलू मुद्रा में वो अपने व्यापार को लेकर कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में उनकी जल्दबाजी हो रही है और ऐसा करना कहीं ना कहीं अमेरिका पर पुनः जो है जवाबी टैरिफ या इस तरह का एक नया टैरिफ वार शुरू कर सकता है, जो किसी भी मामले में न अमेरिका के लिए अच्छा है न दुनिया के लिए अच्छा है, लेकिन भारत के लिए चिंता का विषय है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, मामला क्या है, कैसे है पूरा। ठीक है, चलिए देखते हैं मामला क्या है। हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारी घोषणाएं की हैं, कई सारी चीज़ें वो अपनी के हम आने के बाद ये करेंगे, जैसे कि रूस का युद्ध, यूक्रेन का युद्ध खत्म कर देंगे 1 महीने में। हमास को कहा है कि वो बंदूकों को 20 जनवरी तक छोड़ दे, नहीं तो उन पर इतना हमला करेंगे कि दुनिया में ऐसा हमला अमेरिका किसी के ऊपर नहीं किया है। चीन को भी ताइवान के खिलाफ लेकर धमकाया है और चीन, कनाडा और मेक्सिको पर भी टैरिफ लगाने की बात की है कि अगर उनके द्वारा जो है ड्रग्स और इस तरह की सप्लाई अमेरिका में रोकी नहीं जाती है या अवैध जो प्रवासन को कनाडा और मेक्सिको बढ़ावा दे रहे हैं तो हम उस पर जवाबी कार्रवाई टैक्स करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें ट्रंप ने अपनी बातें कही कि हम ये आने के बाद करेंगे। लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा गंभीर या सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसका प्रभाव एक तरह से वो अभी 1-2 देशों को लेकर था, ये जो बातें की गई एक पूरे ब्लॉक को लेकर बात की गई है। वो पूरा ब्लॉक है ब्रिक्स। ब्रिक्स बहुत बड़ा ब्लॉक है, करीब देखा जाए जनसंख्या को लेकर, जीडीपी को लेकर, निर्यात आयात को लेकर, कई भी मायने में जो देखा जाए या विकास दर को लेकर देखा जाए तो ब्रिक्स
कई मायनों में जो है अलग है। और ऐसे में सामूहिक रूप से पूरे ब्रिक्स देशों को ट्रंप की ये धमकी कि 100% टैरिफ लगाएंगे, किस पर, क्यों? अगर वो अमेरिकी डॉलर को, प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक आम मुद्रा का विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से ये उनकी सबसे गंभीर, आप कह सकते हो, बात हो सकती है। अब ऐसे में हम इस पूरे समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहां तक है, क्यों मामला आ रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की यह टिप्पणी ब्रिक्स देशों के बीच उस चर्चा के जवाब में आई है जिसमें ये देश व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की संभावना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अमेरिकी डॉलर के बारे में थोड़ा सा, जिसे डी डॉलराइजेशन या बी डॉलर कर रहे हैं, तो वैश्विक स्तर पे अमेरिकी जो डॉलर है उसे एक तरह से कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक करेंसी के रूप में उसे मान्यता मिली है। ये आज का नहीं है, लगभग 1920 के बाद के दौर से ही डॉलर ने पाउंड स्टर्लिंग की जगह ले ली थी। 1920 के बाद, यानी देखा जाए तो 104 साल पहले डॉलर जो है पाउंड स्टर्लिंग से बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हो गई थी, उसका ज़्यादा प्रभुत्व हो गया था। 1944 में, यानी 80 साल पहले, ब्रेटन वुड्स होता है जिसमें जुड़वा संस्थाएं वर्ल्ड बैंक और IMF आती हैं। उसके बाद से अमेरिकी डॉलर को वैश्विक वित्तीय प्रणाली की आधारशिला के रूप में स्थापित किया गया और इस प्रणाली को डॉलर को सोने के साथ जोड़ा गया, यानी डॉलर को सोने के साथ करके उसे मजबूती दी गई। 1971 में सोने वाले मानक को भी हटा लिया गया और इसके बाद डॉलर ने वित्तीय प्रणाली और विश्वसनीयता में अपनी गहरी भूमिका निभाई है। और डॉलर के बारे में ये कहा जाता है कि अगर देखा जाए तो ये ट्रंप की धमकियां अभी जो है भारत के लिए कैसे नुकसानदायक है उसको समझने की कोशिश करें। उसके पहले अगर देखें थोड़ी सी कुछ आंकड़े मैं आपको बता दूं कि डॉलर में जितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है दुनिया में, उसमें 80% व्यापार अब भी डॉलर में होता है और जो बाकी कुछ थोड़ा बहुत होता है वो यूरो में होता है और कुछ छोटी मुद्रा जो है दूसरी छोटी मुद्राओं में 2-3% होता है। जो लोगों के पास अपने फॉरेक्स में रिजर्व है उसमें भी डॉलर 50% से ज़्यादा का योगदान करता है। जो ऋण लिए जाते हैं उसमें भी डॉलर, जो ज़्यादातर देशों द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण लिए जाते हैं उसमें भी डॉलर लगभग 60-62% का योगदान है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जो वित्तीय प्रणाली है वो डॉलर के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, वो पहलू अभी देखेंगे। इसको जरा देखते हैं कि ट्रंप की टैरिफ धमकियां भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए खतरा क्यों है। देखिए, इसमें भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कुछ लोग कह रहे हैं चौथी नहीं होगी, तो इस सदी के अंत तक वो तीसरी, तो इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक तो उसकी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की पूरी तरह से संभावना है। 6 से 8%, 7%, 8% की विकास दर लगातार चल रही है। G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत ये विकास दर को अगले 20-25 साल में न केवल बनाए रखना चाहता है बल्कि बढ़ाना चाहता है, क्योंकि 2047 तक भारत अपने को विकसित देश बनाना चाहता है। इस विकास में उसके लिए धीरे धीरे निर्यात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ज़्यादातर विकास हमारा घरेलू प्रेरित है, फिर भी हम निर्यात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें अपने इस विकास दर के लिए FDI चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए और इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका हमारे लिए एक मुफावित हो रहा है, ख़ासतौर से 2017-18 के बाद से, जब अमेरिका जो है China+1 या चीन के विकल्प के रूप में ग्लोबल सप्लाई चेन को जो है चेंज करना चाहता है नियर शोरिंग, फ्रेंडली शोरिंग के तहत। ऐसे में भारत एक बेहतर विकल्प बन सकता है। अब इसलिए अमेरिका भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ट्रंप की टैरिफ धमकियां निश्चित रूप से भारत को चिंता होना चाहिए, क्योंकि देखिए भारत अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार अभी चीन और अमेरिका लगभग बराबर है, लेकिन भारत सरप्लस में है। अगर देखा जाए तो 124 अरब डॉलर को पार कर गया, 124 अरब डॉलर था। चीन का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन चीन ने हमने हाईली आयात किया है, निर्यात बहुत कम है। यहाँ पे हमने निर्यात ज़्यादा किया है, आयात कम है, यानी हमारे लिए ये ज़्यादा फेवरेबल व्यापार है। क्यों? किसके साथ? अमेरिका के साथ। हमारा जो यहाँ पे निर्यात होता है वह कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग सामान और IT सेवाओं में शामिल होता है। तो निश्चित रूप से ये जो 100% ट्रंप ट्रंप का वादा है, ये भारतीय निर्यातकों के लिए लागत बढ़ा देगा। अगर 10 रुपये की चीज़ है तो वहाँ पे 20 रुपये में हो जाएगा, तो जो कम्पिटेटिवनेस है वो चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका जिन चीज़ों से हमसे लेता है उसके लिए वो किसी न किसी से उनको बाहर से लेना ही पड़ेगा। ऐसे में उनके यहाँ भी महंगाई बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, जिसको मुख्य चुनावी मुद्दा जो है ट्रंप का महंगाई भी था। तो ऐसे में ये बातें आप कह सकते हो कि एक दबाव की राजनीति है कि वो
अलग करना चाहते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं, अभी देखेंगे आप, कि ट्रंप एक साथ सभी से नहीं लड़ सकते। अगर उनको चीन से लड़ना है तो निश्चित रूप से रूस से और भारत से अपने संबंधों को बेहतर, भारत से तो बेहतर ही है और बेहतर बनाना पड़ेगा। और रूस से लड़ना है, अगर चीन से लड़ना है तो रूस से भी कम से कम वहां को, रूस को भी देना पड़ेगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को बंद कर देंगे। तो खैर चलो जैसा होगा, यही बात हमारे विदेश मंत्री से पूछा गया तो कहें कि आपको ऐसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ट्रंप के साथ ये चीजें हैं कि अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर करता है, बट ठीक है, वो जब टेबल पे आदमी जाता है तो काम भर की चीजें निकल जाती है, क्योंकि वो रेशनली और अपने गिव एंड टेक वाली बात वहां पे चलती है। तो देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि डी-डॉलराइजेशन भारत की आर्थिक नीति या रणनीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे लिए जो चिंता का विषय तो है ही है। लेकिन कुछ चीजें जैसे बता रहे हैं ना कि ये जियो इकोनॉमिक रूप से तो चिंता का विषय है, लेकिन जियो स्ट्रेटजी और सारी चीजों को जोड़ोगे तो ये लगता है कि ये सिर्फ मेयर धमकी है। अभी आगे हम देख भी लेंगे। देखिए, ब्रिक्स और डॉलर एक बढ़ती चुनौती, अगर हम इसको समझे तो ब्रिक्स देशों ने लंबे समय से पहले से गैर डॉलर लेन देन बढ़ाने के लिए चर्चा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि समूह बेल्जियम आधारित स्विफ्ट वित्तीय प्रणाली से विकल्प तलाश रहा है। अभी जो भी अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट ट्रांसफर होता है वो स्विफ्ट के जरिए होता है, उसको चेंज करने के लिए कोई विकल्प के रूप में, जैसे भारत है अपने यूपीआई को जो लाइक माइंडेड देश हैं उनके यहाँ पे स्विफ्ट के विकल्प के रूप में कर रहा है, क्योंकि इसमें एक तो ज़्यादा खर्चा आता है, 6% के आसपास खर्चा आ जाता है, दूसरे इसके जरिए वो कहीं ना कहीं डॉलर में ही सारी चीज़ें कन्वर्ट होकर तब आगे बढ़ती है। अक्टूबर में जो कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करने और ब्रिक्स सदस्यों के बीच स्थानीय मुद्रा निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक संयुक्त घोषणा यहाँ पे की गई थी। और क्या किया गया था, इसमें कहा गया कि अमेरिकी डॉलर का कोई निश्चित विकल्प प्रस्तावित नहीं किया गया और वैश्विक व्यापार में डॉलर के बदलने का विचार एक दूर की संभावना बताया गया। लेकिन टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी जो है, यही जो प्रयास हो रहा है इससे ही उपजी है। और यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर भारत जैसे, ट्रंप कह रहे हैं कि भारत जैसे देश डॉलर से दूर चले जाते हैं तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। वो कह रहा है कि अगर आप हमको ऐसा काम करेंगे तो फिर आप कोई और बेवकूफ़ ढूंढ लीजिए, हम बेवकूफ़ नहीं है। ट्रंप की यही बात है कि अच्छी बुरी चाहे जो भी हो वो खुल के बोलता है ना। आपके बारे में जो कुछ बुराई भी करनी है तो ये खुल के नाम लेकर कहेगा, ये नहीं कहेगा कि पूरे देश लोगों कि भाई आप हमसे दोस्ती भी चाहेंगे, हमसे दुश्मनी भी करेंगे, तो ये चीज़ें नहीं है। लेकिन खैर ये बातें हल हो जाएंगी। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि किसी और राष्ट्राध्यक्ष द्वारा इतनी खुल के बातें शायद ही की जाती है जितना जो है ट्रंप करता है। ये उसकी ताकत भी है, ये उसकी कमजोरी भी है, आप चाहे जो भी कर लें। आइए देखते हैं ब्रिक्स समूह अमेरिकी डॉलर को चुनौती क्यों देना चाहता है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, इस समय ब्रिक्स के जो देश हैं वो 21वीं सदी में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में हैं और वे अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने की इच्छुक हैं, क्योंकि दुनिया की आरक्षित मुद्रा और उसका जिसका वैश्विक व्यापार में लगभग 80% का योगदान डॉलर का है। व्यापार में 80% का, आरक्षित मुद्रा में लगभग जो है 50 से 60% का, 50, 55, 60 के आसपास है। तो वही है, 60 से 70, 80% तक का योगदान जो है डॉलर का है। और अर्थशास्त्री इस बात से भी सहमत हैं कि डॉलर प्रधान अर्थव्यवस्था अमेरिका को अनफेवरेबल लाभ देता है। जैसे इसकी जो उधार लागत है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमें उधार लागत लेना पड़ेगा तो हमें डॉलर कन्वर्जन और इस तरह से चीज़ें बढ़ जाती है, जबकि अमेरिका को सस्ते में अगर किसी के पास सरप्लस हुआ तो अमेरिका में पार्क हो जाता है। बड़े राजकोषीय घाटे को बनाए रखने की स्थिति देता है। 130% का अमेरिका का राजकोषीय घाटा, उसके जीडीपी सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी है तो दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार भी अमेरिका है। विनिमय दर अस्थिरता भी उसकी जो है शामिल आदि होती है। अमेरिका तथाकथित डॉलरीकरण से विशाल भू राजनीतिक प्रभाव से भी लाभान्वित होता है। जियो इकोनॉमिक प्रभाव भी इसे लाभ देता है, जैसे किसी अन्य देश पर वो प्रतिबंध लगाने की बात हो, व्यापार और पूंजी पर उसकी पहुंच को प्रतिबंधित करने की बात हो। ब्रिक्स देशों द्वारा, खासतौर से रूस और चीन द्वारा कहा गया है कि यह डॉलर को हथियार बनाने का प्रयास किया गया है। कब? जब 2022 में रूस ने, फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका द्वारा प्रतिबंध, अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा जो है ब्रिक्स रूस पर प्रतिबंध लगाया गया। रूस का करीब 200 से 300 अरब डॉलर पैसा जब्त जो है वहाँ का, उसका संपत्ति जब्त कर ली गई। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें, ये पता है कि ये डॉलर को हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जा रहा है। ऐसे में ये सिर्फ इकोनॉमी पहलू नहीं, जियो स्ट्रेटेजिक पहलू भी है और इसी से दूर रहने की बात ये की जा रही है। कैसे ब्रिक्स मुद्रा की विकास करने की बात है? देखिए, इसमें जो शुरुआत हुई 2008-9 के वैश्विक आर्थिक मंदी से है, जो कहीं ना कहीं अमेरिका में
उसमें रियल इस्टेट की बूम, बैंकिंग सेक्टर की असफलता के कारण पूरी दुनिया को झेलना पड़ा। तभी से जो है ब्रिक्स देशों ने ये सब बातें जो है करना शुरू कर दिया था। ठीक है, खासतौर से ब्राजील ने उस समय यह बात किया था। ब्राजील के उस समय के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा थे, तो उस दौरान करना शुरू कर दिया था। पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में भी ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स ने डॉलर से संबंधित जो जोखिम है उन जोखिमों को कम करने के लिए एक आम मुद्रा बनाने की संभावनाओं पर अध्ययन करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। हालांकि इसमें अभी कई साल लग सकते हैं। अक्टूबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कलान में हालिया ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एक कदम और आगे बढ़ाया, जिसमें कहा कि पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए डिजाइन की गई ब्लॉकचेन आधारित अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली का प्रस्ताव रखा जाने की बात है। और उसके जरिए जो है कहीं ना कहीं जो स्विफ्ट प्रणाली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेमेंट की, उसको बाईपास करने की चीजें चल रही है। साथ ही साथ रूस और ब्राजील नई मुद्रा के सबसे मजबूत समर्थक है। चीन स्पष्ट रूप से कोई नहीं कहा, क्योंकि वो अपने रेनबी या युआन को वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में बढ़ा देना चाहता है। हालांकि भारत इस विचार से लेकर काफी सतर्क है, इससे बचता रहा है। भारत ने कहा है कि वो डी डॉलराइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहता है, और वो रेनबी या युआन को तो बिल्कुल नहीं मान्यता नहीं देना चाहता है। और ब्रिक्स की कोई जो मुद्रा हो सकती है वो बहुत संभव हो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें कई सारे मतभेद हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मतभेद तो भारत और चीन को लेकर ही है, जो एक दूसरे की मुद्रा को न करने देंगे और आपस में सहमति हो जाए, इसको लेकर बड़ी गंभीर बातें हैं। हाँ, भारत अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम या जो है वैकल्पिक विकल्प के रूप में अपने रुपयों में ट्रेड करने पर बल देता रहा है, और वो कोशिश कर भी रहा है। रूस के साथ भी उसने किया है और यूएई के साथ भी उसने किया है। जिन देशों के साथ उसका हो सकता है उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। तब ये प्रश्न है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी बहुत जल्दबाजी है? कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल जल्दबाजी है, क्योंकि ब्रिक्स नेताओं ने बयानबाजी के बावजूद भी इस पर अभी कोई बहुत आगे नहीं बढ़ा है। और दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने कहा कि ब्रिक्स मुद्रा बनाने की योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये गलत रिपोर्टिंग का जो है परिणाम है। राष्ट्रपति ट्रंप की अब धमकी दुनिया से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में ब्रिक्स देशों के साथ संबंधों को खराब कर सकती है, और अमेरिका के कुछ प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी इसमें, जैसे जिसमें भारत भी है, चीन भी है, तो ऐसे में उनके साथ संबंधों को खराब निश्चित रूप से कर सकता है। और ये जवाबी कार्रवाई के भी खतरे को जन्म दे सकता है, जिसका ऐसा नहीं है कि अमेरिका पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में हाल फिलहाल में वैसे भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लेशन की समस्या बनी हुई है, जहां पे धीरे धीरे सुधार दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसी चीजें रहती है तो वहां भी हो सकता है। और इसी संदर्भ में रूस के प्रवक्ता ने भी कहा कि रिजर्व मुद्रा के रूप में डॉलर के मुकाबले एक प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। अधिक से देश अपने व्यापार और विदेशी आर्थिक गतिविधियों में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि भारत का स्टेटमेंट है। और इस प्रवक्ता ने भी कहा कि अगर ट्रंप इसी तरह से धमकाते रहे तो वही क्या होता है, जब किसी को जबरदस्ती धमकाओगे तो लोगों वो कह रहा है रूसी प्रवक्ता कि अगर डॉलर इसी तरह से प्रेडेटर के रूप में अपनी भूमिका अमेरिका निभाता रहेगा तो वैश्विक स्तर पर देश बहुत जल्दी ही इससे छुटकारा पा लेंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए भी चिंता का विषय है, जो आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा भी ये बात कही जा रही है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला मुद्दा आर्थिक है। भारत सरकार द्वारा जीडीपी के लिए जो आंकड़ा, जो जीडीपी की गणना जो अभी स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के डेटा पे किया जाता है, उसके लिए अब 2022-23 के आधार वर्ष को करने की योजना चल रही है। और इसको लेकर एक 26 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है, जिसको उम्मीद है कि वो 1-2 साल में यानी 2026 के अंत तक जो है बता देगा कि किस आधार पे इसको किया जाएगा। देखिए, जीडीपी समय के साथ बढ़ती रहती है, कई नई नई चीज़ें उसमें आती हैं, कई नई चीज़ें उसमें से हट जाती हैं। इसलिए जीडीपी की गणना को समायोजित करने के लिए आधार वर्ष को बदलते रहना पड़ता है। अब जीडीपी का आधार वर्ष, देखिए जीडीपी का आधार वर्ष अपने गणना को सटीक होने के लिए होता है। जीडीपी होता क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। तो ऐसे में कितनी वस्तुएं और सेवाएं बनी, इससे तुलना करने के लिए एक वर्ष को एक आधार वर्ष के रूप में मान लिया जाता है, जिसके कारण इन्फ्लेशन का प्रभाव नगण्य हो जाए। कई बार चीजें हमें मौद्रिक रूप में बढ़ी हुई दिख सकती हैं इन्फ्लेशन के कारण, लेकिन जब हम आधार वर्ष फिक्स कर देते हैं तो वो नेग्लिफाइड हो जाता है और सटीक गणनाएं होती हैं। लेकिन इन गणनाओं को भी समय के साथ साथ आधार वर्ष को भी बदलने की जरूरत होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 साल माना जाता है कि 5 साल पे इसको चेंज करने की जरूरत होती है। 2015 में जब ये सरकार आई थी तो उसने आधार वर्ष को पीछे से बदल के 11-12 किया था,
और उसकी योजना थी कि 2017 में फिर से बदलेंगे, लेकिन उसमें कई सारी समस्याएं आ गई, फिर कोरोना आ गया। तो अब सरकार जो है उसको 2022-23 में करना चाह रही है, क्योंकि कई सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, अर्थव्यवस्था के कई सारे पहलू बदल चुके हैं, कई सारे जो है फैक्टर्स बदल चुके हैं। तो ऐसे में आइए इसको हम देखते हैं क्या मामला है, चर्चा में क्यों है। तो देखिए, भारत सरकार सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बढ़ा के 2022-23 तक अद्यतन करने के लिए तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य है कि देश की आर्थिक संरचना का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। और यह अद्यतन जो किया गया था वह एक दशक से समय पहले पहला है। अंतिम संशोधन 2011-12 में किया गया था और यह लागू हुआ था 2015 से। 2011-12 से लागू हुआ था, 2015 में सरकार ने ये संशोधन किया था। क्यों ये करने की जरूरत पड़ती है उसको भी हम अगर देखें तो देखिए, ये हालांकि इस परिवर्तन की देखरेख के लिए विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति गठित की गई है, जो नए डेटा स्रोतों की पहचान करेगी, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संकलन के लिए कार्यप्रणाली को परिष्कृत करेगी और 2026 की शुरुआत तक इस संशोधन को पूरे करने की उम्मीद है। शुरुआत तक एक साल में ही इसे उम्मीद है कि यह संशोधन शुरू हो जाएगा। जीडीपी का आधार वर्ष क्या होता है? तो देखिए, आधार वर्ष मुद्रास्फीति के प्रभावों को समाप्त करके जीडीपी की गणना करने के लिए एक बेंचमार्क है, जिससे समय के साथ आर्थिक विकास की तुलना की जा सकती है। अब सपोज दैट अगर हम जीडीपी की परिभाषा देखें बिल्कुल लेमन की तरह, तो एक घरेलू सीमा में उत्पादित पूरे वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, मान लिया कि हमारे घरेलू सीमा में या किसी एक घरेलू सीमा में ए है, कोई जीडीपी देश है, इसमें हमने 10 पेन बनाया, ठीक है, 10 पेन बनाया और 10 रुपए पेन की कीमत है, ठीक है, तो उस देश की जीडीपी 100 रुपए हो गई, ठीक है। अब अगले साल जीडीपी 120 रुपए हो गई, तो आपको लगेगा यार ये तो 20% की जीडीपी वृद्धि हो गई, लेकिन कई बार क्या वास्तव में 20% की वृद्धि हुई? अगर आप मौद्रिक मूल्य से देखेंगे तो लगेगा कि हाँ यार ये तो 20% की वृद्धि हो गई है, क्योंकि यहाँ पे 100 था, 120 रुपए हो गया। तो अगर मौद्रिक मूल्य के आधार पर वस्तुओं सेवाओं के करेंगे तो ये बढ़ा दिखेगा। लेकिन ये हो सकता है दो तरीके से हो। एक तरीका ये हो सकता है कि 10 पेन की जगह 12 पेन बन रहे हों और मूल्य जो है 10 रुपए ही हो, तो ये 120 है, तब तो समझ में आ रहा है कि पेन में वृद्धि हुई है। हो सकता है ये 10 की जगह 8 ही पेन बन रहे हों और मुद्रास्फीति के कारण इसका दाम जो है 15 रुपए हो गया हो और फिर ये भी 120 रुपया हो गया हो, तो 8 पेन 15 रुपए की अपेक्षा 120 हो जाएगा, 10 पेन 12 रुपए की अपेक्षा 120 हो जाएगा, 12 पेन 10 रुपए की अपेक्षा 120, 10 रुपए के साथ 120 हो जाएगा। यानी ये देखा जाए तो हो सकता है पेन बिल्कुल न बढ़ा हो, मतलब जीडीपी बिल्कुल न बढ़ी हो, लेकिन सिर्फ मुद्रास्फीति का प्रभाव दिख रहा हो। जीडीपी कम हुई हो लेकिन मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो, जिससे ये दिख रहा हो, और जीडीपी बढ़ी हो और जो है मुद्रास्फीति के प्रभाव को नगण्य। तो तीसरी स्थिति हमारे लिए वास्तव में जो जीडीपी क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से दिखता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक आधार वर्ष ले लें कि भैया पेन का मूल्य जो है किसी पर्टिकुलर एक आधार वर्ष में कितना होगा, उसके आधार पर, जैसे इसमें हमने पेन का मूल्य ले लिया भैया 8 रुपए, हमें एक पर्टिकुलर आधार वर्ष में 8 रुपए था, तो अब हम उससे गणना कर लेंगे कि बढ़ा है कि घटा है। तो ये चीजें होती है हमारी जीडीपी के एक्चुअल आंकड़े को जानने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं नियम आधारित नीति बनाने के लिए या किसी भी गणना के लिए एक महत्वपूर्ण चीज होती है। तो इसीलिए इसकी जरूरत पड़ती है। 2011-12 से 2022-23 में बदलाव विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि पिछले एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव हुए, नए क्षेत्र उभरे हैं, डिजिटलीकरण में तेजी आई है, अर्थव्यवस्था ने महामारी के बाद की वास्तविकताओं के साथ खुद को अनुकूलित कर लिया है। ऐसे में एक परिस्थितियां बिल्कुल बन गई हैं कि इसे हम जो है इसमें चेंज करें। और देखिए, जीडीपी आधार वर्ष में संशोधन की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, जीडीपी आधार वर्ष संशोधन सटीक आर्थिक डेटा संग्रहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप है। अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं तो यहां करती हैं कि हर 5 वर्ष में आधार वर्ष को बदल दो। हालांकि हम पिछले कई सालों से, मतलब पिछली कभी से 10-10 वर्ष के आसपास पे जो हम बदलाव करते रहते हैं। तो जीडीपी के आधार वर्ष में नियमित अपडेट अर्थव्यवस्था की जो संरचनात्मक चेंज होता है, स्ट्रक्चरल चेंज होता है,
सर्विस इंडस्ट्री में कोई चेंज हुआ कि बढ़ाव ज़्यादा हुआ, सर्विस इंडस्ट्री की भूमिका बढ़ी कि मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ी कि एग्रीकल्चर की बढ़ी कि किसकी कम हुई, इन सारी चीज़ों को समायोजित करने के लिए ये जरूरी हो जाता है। और यह उपभोग पैटर्न में बदलाव, क्षेत्रीय योगदान और उभरते क्षेत्रों को सटीक रूप से दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसको इसमें शामिल किया जा सके। जीडीपी का आधार वर्ष विभिन्न वर्षों में आर्थिक आंकड़ों की तुलना करने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में भी क्या कार्य करता है, यह क्रय शक्ति में बदलाव को भी समझने में मदद करता है और मुद्रास्फीति के लिए समायोजित विकास के आंकड़ों की गणना करने के लिए भी ये सक्षम बनाता है। तो ऐसे में 2022-23 की आर्थिक वास्तविकताओं के साथ संरेखित करके संशोधित श्रृंखला नीति निर्माण और विश्लेषण के लिए अधिक सटीक रूपरेखा प्रस्तुत करेगी। जो आज की जरूरतें हमारी अर्थव्यवस्था में आज जो सेक्टर की जिस तरह की भूमिका है उसके अनुसार 22-23 के आधार पर गणना करने से हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में ज्यादा क्लियर कट तस्वीर आएगी और जिससे निश्चित रूप से नीति निर्माण में भी योगदान होगा। कारण क्या है? संरचनात्मक परिवर्तन को प्रतिबंधित करने की चीज है। जैसे जैसे संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है, पुराना आधार वर्ष इन समायोजनों को संयोजित करने में सक्षम नहीं हो पाता है। नए डेटा स्रोतों को शामिल करना, देखिए 2011-12 में डिजिटल भुगतान, सांख्यिकी, ई कॉमर्स, मैट्रिक और वास्तविक समय व्यापार डेटा जैसे उच्च आवृत्ति डेटा की उपलब्धता में वृद्धि हुई। ऐसे में जीडीपी गणना के लिए अधिक सटीक इनपुट प्रदान इसके जरिए होगा। महामारी के बाद की आर्थिक परिदृश्य जो है बदला है, इसको भी समायोजित किया जा सकता है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय तुलना भी हो सकती है। देखिए अभी क्या है कि अद्यतन करने की भारत की जीडीपी गणना पद्धतियां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानक भले 5 साल है, लेकिन ठीक है, जितना कर दोगे तो काफी समय तक वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो जाएगी। और सरकार चाहती है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में ही हम अपनी अर्थव्यवस्था को करें ताकि गणना जो है फेयर हो वैश्विक स्तर पे। ऐसे भी क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी जो नीतियां बनती है ना, हम माने चाहे न माने हम एक ग्लोबलाइजेशन के युग में हैं और उसके साथ हमें समायोजित करने की अपनी जरूरत होती है। आधार वर्ष परिवर्तन के नियतार्थ, देखिए संशोधित वृद्धि अनुमान होगा। अगर हम इसमें बदलाव करते हैं तो पिछली जीडीपी वृद्धि दरों में जो भी आंकड़े रहे हैं उसमें भी संशोधन हो सकते हैं। कुछ बढ़े हुए दिख सकते हैं, कुछ घटे हुए दिख सकते हैं। तो ऐसे में ये इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, नीति निर्माण के लिए आंकड़े जो है लक्षित आर्थिक नीतियां तैयार करने में सहायता कर सकते हैं, विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को लेके। निवेशकों में विश्वास बढ़ाएगा क्योंकि पारदर्शी और अद्यतन आर्थिक आंकड़े निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा समाचार है वो इकोनॉमी से थोड़ा सा अलग है, एनवायरमेंट और इकोलॉजी का है। अभी एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र की UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन या वनस्फीकरण से लड़ने की संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसके हस्ताक्षरकर्ताओं का 16वां सम्मेलन जो है COP16 रियाद में हो रहा है, सऊदी अरेबिया के जो है एक शहर में। यहाँ पे 2 दिसंबर से यह शुरू हुआ। उसके पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है, 2 या 3 को शुरू हुआ, शायद 3 को शुरू हुआ, 2 को एक रिपोर्ट प्रकाशित इसी संस्था द्वारा की गई। उसमें ये रिपोर्ट का नाम बहुत लंबा है, लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें ये कहा गया कि दुनिया में लैंड डिग्रेडेशन खतरनाक स्तर पे हो रहा है। हर साल लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भूमि डिग्रेड हो जा रही है, यानी उसकी क्षमता प्रभावित हो रही है। क्षमता क्या? यानी उसकी आर्थिक क्षमता, उसकी जैविक क्षमता, उसकी उत्पादक क्षमता प्रभावित हो रही है। और ये आंकड़ा लगभग 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक फैल गया है, जिसका क्षेत्रफल देखा जाए तो अंटार्कटिक महाद्वीप का पूरा क्षेत्रफल के बराबर हो गया है। रिपोर्ट कहती है कि अगर इसमें जल्दी कुछ सुधार नहीं किया गया तो इस लैंड डिग्रेडेशन के कारण जो पृथ्वी की मानवता को संरक्षित करने की क्षमता है, यानी जो भूमि मानवता को बचाए रखने के लिए जो काम करती है, वो इस तरह से बदल जाएगी, इस तरह से दुष्प्रभावित हो जाएगी कि फिर उससे उल्टा नहीं जा सकता है। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या मामला है, क्या चुनौती है। देखिए संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट आई है, संयुक्त राष्ट्र क्या, UNCCD। इसमें इसका नाम है स्टेपिंग बैक फ्रॉम द प्रिसिपिस, ट्रांसफॉर्मिंग लैंड मैनेजमेंट टू स्टेट इन द प्लानिटरी बाउंड्री। इसमें कहा गया है कि भूमि क्षरण की समस्या पृथ्वी की मानवता को बनाए रखने की क्षमता को कम कर रहा है। इससे उलटने में विफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए चुनौती खड़ी कर देगी। ये रिपोर्ट कहती है कि यह अध्ययन जो किया गया है मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन के द्वारा जर्मनी के एक पार्ट्स डैम इंस्टीट्यूट है फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च है, उसके सहयोग से किया गया है।
और 2 दिसंबर को सऊदी अरब के रियाद में यूएनसीसीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 16वें सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले, यानी वो कल शुरू हुआ था, ये 2 दिसंबर को रिपोर्ट आई थी, तो उसके एक दिन पहले ये दिया गया है ताकि दुनिया समझ सके कि क्या चुनौती भूमि को लेकर हो रहा है। भूमि क्षरण क्या होता है? तो देखिए, यूएनसीसीडी के अनुसार भूमि क्षरण की जो परिघटना होती है वह वर्षा सिंचित भूमि, जो बरानी भूमि जिसे कहते हैं, जो सिर्फ वहाँ पे वर्षा से ही वो सिंचित होती, फसलें होती हैं। सिंचित भूमि यानी सिंचाई युक्त भूमि हो, फसल भूमि, रेंज हो, रेंज या चारागाह जहाँ पे चारागाही कराई जाती हो, वन और वुडलैंड हो, उसकी जैविक, आर्थिक और उत्पादकता और जटिलता में कमी या हानि को जो है दर्शाता है। यानी कुल मिला के भूमि की उत्पादकता शक्ति प्रभावित हो जाती है और ये जो है भूमि उपयोग और प्रबंधन प्रभावों के दबाव के कारण जो है ऐसा होता है। ये रिपोर्ट कह रहा है कि हर साल 10 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि का क्षरण हो रहा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, 10 लाख किलोमीटर, और 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूमि क्षरण से पहले ही प्रभावित हो चुकी है, जो अंटार्कटिका के पूरे महाद्वीप से अधिक है। यानी आप देखिए 10 लाख करोड़, 32 लाख करोड़ हमारी भारत की पूरी क्षेत्रफल है मान लो, तो आप ये देखो कि हर साल 1/3 भारत पूरी दुनिया स्तर में जो है वो भूमि उसकी डिग्रेडेड हो जा रही है, यानी वो अनुपजाऊ हो जा रही है, वो मनुष्य के लिए जो उपयोगी संसाधन वो करती है उसके लिए वो सक्षम नहीं हो पा रही है। क्या हो मतलब अगर इसको देखें कि भूमि क्षरण चिंता का विषय क्यों है, अगर उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, पहले इसको समझें, फिर समझेंगे कारण क्या होता है। तो देखिए, मानव और पारिस्थितिकी तंत्र पर भूमि क्षरण का दुष्प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? ये पृथ्वी के चारों ओर मनुष्य और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रभाव करता है। कैसे? ये खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा को कम करके कुपोषण का जोखिम बढ़ा सकता है। खाद्यान्नों की उत्पादकता कम कर सकता है, उसके पोषण वैल्यू को कम करके कहीं ना कहीं ये उसको कर सकता है। जल और खाद्य जनित रोगों के प्रसार में योगदान दे सकता है। खराब स्वच्छता और स्वच्छ पानी की कमी के परिणाम स्वरूप या मिट्टी के कटाव के कारण श्वसन संबंधी भी शिकायतें दे सकता है। धूल आदि कण के बढ़ने के कारण जो है श्वसन संबंधी शिकायतें भी दे सकता है। और ये क्या कर सकता है? जल प्रणाली का प्रदूषण हो सकता है। समुद्री जल का और मीठे जल का दोनों की प्रणालियों को ये प्रभावित कर सकता है। जैसे मिट्टी में हम जरूरत से ज़्यादा उर्वरक, कीटनाशक आदि ले जाते हैं, डालते हैं, या उसकी सिंचाई इस तरह से करते हैं जिसके कारण मिट्टी का जो है क्षरण जल निकायों में बह जाता है और वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं और उन पर निर्भर रहने वाले स्थानीय समुदायों दोनों को ये नुकसान कर देता है। और क्या करता है? जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देता है। देखिए, इसके कारण क्या होता है, जैसे दुनिया में जो मिट्टी है, और मिट्टी के पौधे आदि तो हैं ही हैं, लेकिन जो मिट्टी है उसको एक बेहतर कार्बन सिंक के रूप में माना जाता है। इसीलिए एक नया कार्बन कैप्चर की प्रौद्योगिकी को भी जो है कार्बन फार्मिंग, कार्बनिक फार्मिंग नहीं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको हिंदी में कार्बनिक फार्मिंग कहते हैं, कार्बनिक खेती कहते हैं, उसमें कार्बन फार्मिंग, जिसमें क्या करता है कि पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, चारागाह पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को करके मिट्टी में कर लेते हैं और उससे उसके जो है किया जा सकता है। तो वो जो है ये बताता है कि मिट्टी में जो है काफ़ी मात्रा में कार्बन सिंक किया जा सकता है। अब ऐसे में अगर भूमि का क्षरण होगा तो ये मिट्टी का जो कार्बन है और जो और मटेरियल तत्व हैं वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये वायुमंडल में मुक्त हो जाएंगे और ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं जिससे जलवायु परिवर्तन के लिए जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और बढ़ सकती है। वृक्षों और मिट्टी की कार्बन सिंक क्षमता का भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। भूमि क्षरण ने पिछले दशक में पेड़ों और मिट्टी जैसे भूमि पारिस्थितिकी तंत्रों की मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता को 20% तक कम कर दिया है। और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी वृक्ष और मिट्टी, ये लगभग 1/3 जो है प्रदूषण को अवशोषित कर लेते थे और उनकी क्षमता को 20% कम कर दिया है। निश्चित रूप से ये मनुष्य के लिए गंभीर समस्याएं हो रही हैं। कारण क्या है? इसके कारणों को देखें तो पहला है अस्थायी कृषि पद्धतियां, यानी अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है वो इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, ये रिपोर्ट कहती है। जैसे रासायनिक इनपुट है, कीटनाशक हैं, पानी का डाइवर्जन अधिक उपयोग है, इसके कारण जो है भूमि के क्षरण में ये सबसे प्रमुख कारण के रूप में भूमिका अदा करता है। ऐसी प्रथाओं से वनों की कटाई होती है, मिट्टी का कटाव होता है और प्रदूषण बढ़ता है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन, देखिए जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण जलवायु परिवर्तन को प्रभावित भी करता है और जलवायु परिवर्तन से भूमि क्षरण भी बढ़ रहा है। ये IPCC है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग से भारी वर्षा की आवृत्ति होती है, तीव्रता और मात्रा में वृद्धि होती है, गर्मी में ज़्यादा हो जाता है जिससे मिट्टी में तनाव होता है, जिसके कारण भूमि क्षरण की स्थिति और खराब हो जाती है। यानी IPCC कह रही है
कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी ज़्यादा समस्याएं दिखाई देती है। तेज़ी से शहरीकरण होता है, शहरीकरण के लिए हम क्या करते हैं, हैबिटेट का लॉस करते हैं, जन वनस्पतियों का लॉस करते हैं, जिनके कारण जैव विविधता की भी हानि होती है और भूमि क्षरण को भी ये तेज कर सकते हैं। तो ये सारे कारण हैं। कौन क्षेत्र सबसे ज़्यादा दुनिया का प्रभावित है, अगर ये हम लोग देखें तो इस रिपोर्ट में कह रहा है कि दक्षिण एशिया, उत्तरी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में हाई प्लेन्स, कैलिफोर्निया और भूमध्य सागर के आसपास के जो शुष्क क्षेत्र हैं वह इस भूमि क्षरण के कई इसमें हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। और ये बताया जा रहा है कि मानवता का 1/3 हिस्सा अब शुष्क भूमि पर रहता है, यानी कि कहीं न कहीं दुनिया की 1/3 आबादी किसी न किसी तरह से अब इस क्षेत्र में है। और अफ्रीका में ये 3/4 है। दुनिया में 1/3 और अफ्रीका में 3/4 हिस्सा ये जो शुष्क भूमि है या डिग्रेडेड भूमि है उससे प्रभावित हो रहा है। ये रिपोर्ट और भी कह रही है कि भूमि क्षरण का प्रभाव कम आय वाले देशों को असमान रूप से ज़्यादा प्रभावित करता है, उनके जीवन पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। ऐसे में ये उम्मीद कर रही है कि लोग इसको बदलने की कोशिश करेंगे तब कि जब तक ज़रूरत से ज़्यादा लेट न हो जाए। जैसे देखो, इस पर किसी भी तरह से जलवायु परिवर्तन के बारे में कहा जाता है कि एक जैसे आप यहाँ से बॉल कोई छोड़ेंगे, यहाँ तक जाएगी वापस आ जाएगी, जाएगी वापस आ जाएगी, लेकिन अगर एक टिपिंग पॉइंट होता है, इसके इधर गई तो फिर ये नीचे चली जाती है। इसी तरह से कहा जा रहा है कि अभी ये बाउंड्री में है ताकि वापस अगर बेहतर प्रयास कर दिया जाए तो वापस हो सकता है। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने ओजोन परत के लिए किया, वो वापस से सही हो गई। लेकिन कई बार अगर ये टिपिंग पॉइंट के इधर चला गया फिर संभवतः रूप से आप इसे वापस यहाँ नहीं ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक वापस आ सकता है। तो ऐसे में इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये बात ये रिपोर्ट कहती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इसके जो प्रश्न रहेंगे हमारे वेबसाइट पर रहेंगे, PDF भी वेबसाइट पर रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।